अस्सलाम वालेकुम साथियों, लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुश आमदेद। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सिद्दीका और लंदन से हमें ज्वाइन कर रही हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा ज्वाइन करने का। ये बताएं कि बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, 27वीं आईनी तरमीम भी आ गई है। आप प्लान कर रहे हैं शायद गाजा पाकिस्तानी अफवाज को भी एज इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स भेजने के लिए। 27वीं आईनी तरमीम से बात शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ और उसके क्या इम्पैक्ट आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, एक तो अली ये है कि एक चीज़ तो क्लियर है 27वीं आईनी तरमीम से कि उसमें आसिम मुनीर साहब ने अपनी फ़ौज के अंदर पोजीशन को कंसोलिडेट किया है वेरी क्लियरली। दूसरा ये है कि अपने ऑफिस को उन्होंने कंसोलिडेट किया है। मतलब ये कि जो उन्होंने सबसे जो काबिल गौर बात है कि उसमें उन्होंने कहा है कि उनको और उनके जो साथी हैं दो, यानी कि जो एडमिरल ऑफ द फ्लीट और एयर मार्शल एयर फोर्स, तीनों जो लोग इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान जिन्होंने रोल प्ले किया, एक तो ये है कि उनको एक इम्यूनिटी है फॉर लाइफ। ज़ाहिर है एयर मार्शल और नेवल चीफ का तो इतना मसला नहीं, फील्ड मार्शल, तो जो भी वो गुनाह और सवाब करते हैं उनको कोई ट्राई नहीं कर सकता, उनका जो टाइटल है वो कोई ले नहीं सकता अनलेस के पार्लियामेंट करे। अब पार्लियामेंट का मतलब ये है कि 2/3 मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी की बात नहीं, 2/3 मेजॉरिटी। तो ये जब कभी कोई ऐसी हुकूमत आई, जब कोई झटका लगा, जब कोई ऐसी तब्दीली आई जिसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने चेंज कर पाई और ले लिया, तो तब की बात है, तब का किस्सा है। और हमने देखा है कि पहले हुआ है, जबकि 18वीं आईनी तरमीम जो थी उसने परवेज़ मुशर्रफ की जो पावर थी, जो कि वो आर्मी चीफ भी सर्व कर सकते थे एट द सेम टाइम और प्रेसिडेंट भी थे, तो वो ताकत जो थी वो 18वीं तरमीम ने उनसे ले ली 52B जी। और फिर 58(2) भी हमने उसका रिवर्स होते देखा, लेकिन उसके लिए एक पाकिस्तान को ऐसा कौन सा झटका लगता है या कौन सी ऐसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो कि जिसकी वो मजबूरी, जो कि फ़ौज की मजबूरी बन जाती है कि उनको स्पेस दे। तो जब फ्यूचर में कभी कोई ऐसा वक्त आएगा तब तक तो ये रिवर्स नहीं होती। लेकिन जो ज़्यादा काबिल गौर बात है वो है जो 243 जिसमें उन्होंने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की है। अब ये क्यों हुआ, उसके दो पहलू नज़र आते हैं। एक तो ये है कि जिसे कहते हैं ना कि ग्रेप वाइन की विस्पर, रूमर्स से हर कोई उंगली उठा रहा था, बात कर रहा था कि भाई देखो, सारी परफॉर्मेंस तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एयरफोर्स की थी, फील्ड मार्शल ये बन गए। तो अब इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गए हैं। तो मतलब ये कि तीनों फोर्सेस को एक तरीके से जो नेशनल प्लानिंग है वो करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि आइंदा जो आने वाले सालों में जो भी नेवल चीफ होंगे या एयर चीफ होंगे, उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसमें भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का मशवरा होगा। पहले होता था कि इन दोनों सर्विसेज को कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता था, तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की मैनूवरिंग हो के, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे 17-18 में, तो उस ज़माने में जो एक नेवल चीफ बने थे अब्बासी साहब, एडमिरल अब्बासी, वो उनके ट्राइब्समैन या उनके कोई दूर पार के जानने वाले उनके कबीले के या उनके रिश्तेदार थे। अब वो नहीं शायद हुआ करेगा, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा आर्मी चीफ का। और दूसरी बात ये है कि जो कि अभी कल भी मैं डिप्लोमेट में जो अमेरिका से निकलता है एक पर्चा, उसमें पढ़ रही थी, उसमें कहा कि जी CDF की जो पोजीशन है उससे ये होगा कि अमेरिका या और ममालिक के साथ जो कोऑपरेशन है या उनके साथ डीलिंग है,
उसमें जो है CDF को एक एज मिलेगा। अब ये नहीं मुझे मंतिक पता कि ये क्यों आर्ग्यू हो रहा है, क्योंकि एज आर्मी चीफ भी वो डिलीवर कर सकते थे, लेकिन जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है उसको लेके और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स है उसको लेके इन्होंने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया है। इसके इम्प्लिकेशंस ऑफ कोर्स क्या होंगे इस पे आगे आपसे बात होगी, लेकिन ये है कि इसमें जो आर्मी चीफ की पोजीशन है वो बहुत एक सॉलिडिफाई हुई है, मजबूत हुई है। सिनर्जी की बात हो रही है, जो इसके अहलकार हैं, हिमायतकार हैं इस तरमीम के, वो कह रहे हैं कि जी ये सिनर्जी क्रिएट करेगा, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर मई के अंदर जो हुआ, घंटों तक बातें करते रहे, कॉल्स होती रही एयर मार्शल और अब फील्ड मार्शल के दरमियान। तो ये जो रुकावटें हैं या जो इनकंसिस्टेंसीज हैं कमांड स्ट्रक्चर के अंदर, उनको ये क्लियर आउट कर देगा। देखिए, ये तो वही बात है कि आप मक्खी को मार रहे हैं तोप से। बात ये है कि जो कॉल्स होती हैं अब भी आर्मी तो रन नहीं करेगी ना एयरफोर्स को या नेवी को। मुझे आई एम प्रीटी श्योर कि आर्मी चीफ को तो ये भी नहीं पता कि गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है और उस तक कैसे जाया जाता है, या नेवी के क्या इश्यूज होते हैं, या एयरफोर्स के क्या इश्यूज होते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सिनर्जी वाली बात बिल्कुल बकवास है, क्योंकि मिलिट्री एज एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती है और हिस्टोरिकली कभी भी आर्मी ने एज एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट नहीं किया, एयरफोर्स और नेवी ने तो किया है। आपकी 1965 की जंग की इतला पाकिस्तान नेवी को इंडियन रेडियो की ब्रॉडकास्ट से उनको इतला मिली कि जंग शुरू होगी, ठीक है। फिर कारगिल की जंग हुई तो ना एयरफोर्स ने जब सुना, ऊपर जब ये पेशरफ कर रहे थे तो एयरफोर्स ने कहा कि यह है पिकिंग अप सिग्नल्स, तो कुछ मसला है, हम कुछ मदद कर सकते हैं। तो एयर चीफ उस वक्त पीकू मेहदी थे, एयर मार्शल पीकू मेहदी, तो उनको कह दिया कि नहीं हम हैंडल कर लेंगे। फिर बम फटा, इंडिया से खबर आई तो इनको भी पता चला है चीफ और नेवल चीफ को। फिर उनको ऑप्स रूम बुलाया गया, उनको बताया गया कि भाई हमने ये किया है। और उस वक्त भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एयर चीफ और नेवल चीफ तो साथ खड़े हुए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हम तुमने हमें इतला ही नहीं दी तो हम क्यों तुम्हारे साथ खड़े हुए। बल्कि मैं एक और पॉलिटिकल आपको वाकया बताऊं कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आ रहे थे बस पे वाघा से, तो रात को अशाइया था, नवाज शरीफ ने बुलाया तो परवेज़ मुशर्रफ ने कहा जी हमने नहीं जाना। हालांकि उस वक्त के जो नेवल चीफ थे फसी बुखारी, उनकी बहुत नीयत थी कि जी इंडिया से कोऑपरेशन होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, लेकिन वो फिर आर्मी चीफ के साथ थे। तो दोनों सर्विसेज जो हैं वो अपना बॉन्ड तोड़ती नहीं है, सो एज एन इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती हैं। और आज भी अगर कल को खुदा न खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई जंग होती है, ये जो कम्युनिकेशन का इशू है ना, ये टेक्नोलॉजी का इशू है, टेक्निकल मसला है। आप उसको कैसे इम्प्रूव करें, आप कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कैसे बढ़ाएं, ये कमांड एंड कंट्रोल का मसला नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मक्खी को आप मार रहे हैं तोप से। ये मसला नहीं है कि जी अब जो है वो आप ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से लड़ेंगे, उसी तरह लड़ेंगे। आप अगर कोई ऐसा मसला होता है तो आप कम्युनिकेट करेंगे और एयर चीफ को पूछेंगे, बताएंगे भाई डिप्लॉय करना है, ये एक प्लान है। और जब आप एक प्लान बनाएंगे कि भाई हमने लड़ना है, जंग लड़नी है, राइट, तो उसके लिए आपकी एयरफोर्स और आपकी नेवी दोनों अपने प्लान बनाएंगी। सर्विसेज की अपनी अपनी डॉक्ट्रिन्स हैं, क्योंकि उनके कल्चर्स अलग हैं, उनका वर्क एनवायरनमेंट मुख्तलिफ है, आर्मी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो तो, और मैं समझती हूँ कि
आर्मी का एक फ्लॉ है कि उसको दोनों बाकी सर्विसेज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप ये देखें ना कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जहाँ के जॉइंट ट्रेनिंग होती है, वॉर कोर्सेज होते हैं, उसमें कितना परसेंटेज है जो कि एयरफोर्स और नेवी का है? बहुत कम कंपेयर टू दी आर्मी। और आर्मी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि मैं नहीं समझती कि कॉन्फ्लिक्ट में कभी ये इशू बना है या बनेगा। फिर एक आपके यहाँ एक 1976 में जब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चेयरमैन बना, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की गई, वो कोऑर्डिनेशन के लिए। अच्छा, अब ये जो हमायती हैं इस सिनर्जी वाली आर्गुमेंट के, वो कहते हैं जी वो काम नहीं करते थे। तो इस सवाल उठता है क्यों नहीं काम किया? इसलिए कि 77 में 76 में जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनी, 77 में मार्शल लॉ आ गया। जो प्रिंसिपल था इक्वालिटी का वही ख़त्म हो गया। मतलब कि बाकी दोनों सर्विस चीफ अटेंड करते थे मीटिंग जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की, और आर्मी की तरफ से, क्योंकि प्रेसिडेंट आर्मी चीफ जो थे वो प्रेसिडेंट भी थे, तो वाइस चीफ किया करते थे। इक्वालिटी तो वहीं फना हो गई ना। और उसके बाद जब मार्शल लॉ ख़त्म भी हुआ तो आर्मी ज़ाहिर है बड़ी सर्विस थी, जॉइंट प्लानिंग होती थी। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि जनाब चूंकि ये न्यूक्लियर फोर्स को भी करेंगे। देखें, न्यूक्लियर फोर्स के लिए आप एक लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंट करने का सोच रहे हैं, जो कि पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अंडर होता था, जो कि आर्मी का ही जनरल होता था। 99 के बाद आर्मी का जनरल होता था। तो क्या ऐसी गैप्स हैं जो कि आप इस नए स्ट्रक्चर में फिल करना चाहते हैं? क्या है? मुझे नहीं समझ। तो फिर क्यों किया गया? वही अर्ज कर रही हूँ ना कि एक तो प्रॉबली इनको पसंद नहीं आई बात कि लोग कह रहे हैं कि भाई देखो ये तो एयरफोर्स कर रही है, क्योंकि कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कहेंगे देखो ये तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सारी प्लानिंग का। और ये इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। दूसरा मैं समझती हूँ कि आर्मी की एज एन इंस्टीट्यूशन एक एरोगेंस कि हम तो सबसे बड़े हैं। मतलब ये कि छोटी सर्विसेज वालों से, क्योंकि उन्होंने जब सवाल जवाब किया कि देखें एक ज़माने में जब 76 में बना जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, तो एक अनरिटन प्रिंसिपल था कि बाय रोटेशन बनता था चेयरमैन। तो नेवल चीफ भी बने हैं, एयर चीफ भी बने हैं। तो ये शायद इनको 99 के बाद आर्मी को ये बात पसंद नहीं है। तो अब एक टोटल कंट्रोल, वो कहते हैं हम तो 6 लाख हैं, 70,000 की एयरफोर्स है, 45,000 की नेवी है, इनका क्या काम है, हम ही हम हैं। मतलब कि ये बात इंप्रेशन एक क्रिएट किया जा रहा है कि जी सारी प्लानिंग तो जीएचक्यू करता है। मैं ये समझती हूँ उससे बड़ी बकवास बात कोई नहीं है, क्योंकि हर सर्विस अपने इक्विपमेंट, अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लानिंग करती है, वो भी करेगी। लेकिन आपने डोमिनेट कर दिया है। और मैं समझती हूँ कि उससे उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे। और ये नहीं है कि जनाब चूँकि सीडीएफ बन गया है तो एयरफोर्स बेहतर परफॉर्म करेगी या नेवी बेहतर परफॉर्म करेगी या वो इतला नहीं देंगे। देखें, एक चीज़ समझने की बात है, नेवी का तो कल्चर ही बहुत मुख्तलिफ है। अनलाइक द आर्मी एंड एयरफोर्स जो कि छोटी वॉर्स के लिए प्लान करती हैं, नेवी हमेशा लॉन्ग प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर के लिए करती है। तो फ़र्ज़ करें क्वारंटीन हो जाता है, या फ़र्ज़ करें ब्लॉकेड हो जाता है, या डिफेंस के लिए, राइट? तो इन चीज़ों के लिए लंबी जंग। फिर यू नो मेन हमारा जो नेवी का रोल है वो हमेशा से डिफेंसिव ही रहा है। कोस्ट लाइन का डिफेंस, अपनी जो वाटर्स हैं पाकिस्तान के 12 नॉटिकल माइल्स उस तक करना या उससे बाहर करना। हमारा कोई ब्लू वाटर नेवी का हमारा कभी भी
नहीं था, वी आर अ ब्राउन वाटर नेवी, Close लेकिन to the coastline. कोस्ट टू द कोस्ट लाइन, मेनली डिफेंसिव रोल. अब सिलसिला ये है कि लेकिन प्रोट्रैक्टेड वॉरफेयर, Right. Long term, यानी खिंची हुई. राइट. अब बात ये कि ये कंसेप्चुअली बहुत मुख्तलिफ है. एयरफोर्स अगेन टेक्नोलॉजिकली, और दोनों एयरफोर्स एंड नेवी जो का जो फ़र्क है आर्मी से, वो ये है कि दोनों लेबर इंटेंसिव से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव सर्विसेज हैं. इक्विपमेंट इनका महंगा होता है, इनके इनको जो वेपन्स चाहिए बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं, मिलते भी हैं. अभी पाकिस्तान ने फ्रिगेट और भी है, इस किस्म की चीज़ें. एयरफोर्स जो है वो JF-17, फिर J-10Cs, एंड इट्स अ बेटर परफॉर्मिंग सर्विस. तो आर्मी जो है ये तो टोटली ग्राउंड ऑपरेशंस करती है, और हमेशा आर्मी ने एयरफोर्स को देखा है इन ग्राउंड सपोर्ट रोल्स. एयरफोर्स की अपनी इमेजिनेशन है, बट वो कभी ट्रांसलेट होगी या नहीं होगी, मैं नहीं समझती कि CDF की वजह से कोई ऐसा कोई खातिर खा फर्क पड़ेगा. पॉजिटिवली फर्क पड़ेगा. जो परफॉर्मेंस है वो करेंगे. आप इट्स इंटरेस्टिंग कि आप इसको आर्मी और एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे आप बात कर रही हैं, मगर ऑन द ग्राउंड जो बातें हो रही हैं वो तो फर्द वाहिद की हो रही हैं कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक डिसीजन थी. आप किस तरीके से इसे देखती हैं? देखिए, पर्सनल स्पेसिफिक भी है, लेकिन ओवरऑल ये आर्मी के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन कर रही है. तो इसके अंदर vis-a-vis other इंस्टीट्यूशनल services. सपोर्ट और हिमायत Course, मौजूद है. बिल्कुल बिल्कुल है. अ, बल्कि इट्स नॉट कि भाई फील्ड मार्शल साहब को वो चाहिए था तो फिर हमने एक्विएस करके दे दिया. ये इंस्टीट्यूशनल एक डिमांड थी. बल्कि कोई आज से 1.5-2 साल पहले साहिर शमशाद मिर्ज़ा कहीं छोटी सर्विसेज के किसी इंस्टीट्यूशन में गए, तो वहाँ उनसे बात हुई, लोगों ने बात की रोटेशन की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स की. तो वो खासे खफा हुए. मैंने कहा, तुम लोगों का साइज़ क्या है, हमारा साइज़ देखो. तो ये इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस है, और देखिए इसका फ़ायदा भी आगे आने वाले आर्मी चीफ को भी है, क्योंकि अब आर्मी चीफ कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स. अब ये एक ऑफिस नया क्रिएट हो गया है ना, जो कि जोड़ दिया गया है आर्मी चीफ के साथ. कोई भी एयर चीफ या कोई भी एडमिरल ऑफ द फ्लीट ख्वाब नहीं देख सकता कि वो कभी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स बन जाए. देखिए, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी एक कमेटी थी जिसमें तीनों सर्विसेज इक्वल थी. अब वो इक्वालिटी आपने ख़त्म कर दी, वो पर्चा ही फाड़ दिया. सो आने वाले सालों में इसकी एक ही बेनिफिशियरी सर्विस है, वो है दी आर्मी. तो फ़र्द वाहिद ने इसको इंस्पायर किया है, लेकिन इसका फ़ायदा एक सर्विस को है. could you foresee this? अगर आपसे कोई कहता है कि ये होने वाला है 3 साल पहले या 2 साल पहले, तो आपके जहन में ऐसी कोई चीज थी क्या? मैं आपको बताऊं, जिस वक्त गुफ्तगू शुरू हुई थी 27वीं अमेंडमेंट की, 27वीं अमेंडमेंट के जब हो रहा था, बहुत छुपा के सारा कुछ हुआ. किसी के पास कोई ड्राफ्ट नहीं था. जाहिर है ड्राफ्ट किसके पास होता है, उन्हीं के पास होता है. तो हर कोई ये सोच रहा था कि जी इसका फोकस जो है वो NFC होगा, नेशनल फाइनेंस कमीशन. क्योंकि बहुत ज़मानों से जो स्पेशली आर्मी चीफ्स जो हैं, जनरल बाजवा ने भी इसका ज़िक्र किया, कियानी भी शाकी थे, जनरल कियानी ये भी थे कि भाई 18th अमेंडमेंट में वो जो प्रोविंसेस को पावर दी गई है फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, जो वापस ली जाए वगैरह वगैरह. तो सबको ये सोच रहा था कि NFC इसका मेन होगा. किसी को ख्याल नहीं था कि 243 में, कि जब तक बिलावल भुट्टो की वो पहली ट्वीट नहीं आई जिसमें उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उस वक्त उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट को पावर मिलेगी, तब भी समझ नहीं आ रही थी कि करने क्या जा रहे हैं. लेकिन 3 साल पहले किसी को अंदाज़ा नहीं था
ایک زمانے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پرویز مشرف کے زمانے میں ایک بہت گفتگو چلی تھی آرمی میں کہ بھئی یہ جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کیا فائدہ ہے، اس کو فارغ کر دو یہ وہ۔ اب جو ڈیزائن ہے اس کے مطابق تو جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کا جو سارا انفراسٹرکچر ہے وہ جی ایچ کیو میں آ جائے گا، جی ایچ کیو ساری جوائنٹ پلاننگ کرے گا، اور مطلب کہ مثلاً آپ کی ایک نیوکلیئر جو فورس کمانڈ فورس کا کی جو کمانڈ تھی وہ تو ایک آرمی جنرل کے پاس تھی، میجر جنرل ہوتا تھا، اسٹریٹجک فورسز آرمی کا جنرل ہوتا تھا، اور چیئرمین جوائنٹ چیفس کے انڈر ہوتا تھا، رائٹ؟ اب وہ آپ جی ایچ کیو میں لے آئے ہیں نا، اس سے آپ کی تو کوآرڈینیشن تو پہلے ہی تھی، اینڈ اٹس اے میجر پولیٹیکل ڈیسیژن کہ اف یو ہیو ٹو سوئچ ٹو نیوکلیئر، میں سمجھتی ہوں کہ جیو پولیٹیکلی آپ کے ہاں ڈیسیژن میکنگ میں اسپیس کم ہونا جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کم ٹائم دیتا ہے سوچنے کے لیے، اینڈ اٹ بیکمز مور ڈینجرس، more pressing. پریسنگ اینڈ therefore dangerous. دیکھیں نا وہی شخص جو کہ کنونشنل ویپنز استعمال کر رہا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے انڈر ہے نیوکلیئر فورس، اینڈ اگر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ٹو ڈپلوائے، تو اب ہم یہ تو نہ سوچ کے چلیں نا کہ جی آپ کریں گے تو اگلے نہیں کریں گے، اگلے بھی جسے کہتے ہیں نا چوڑیاں پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے، سو اسپیس کم ہو جاتی ہے، اینڈ دیز اسپیسز آر نیسیسری ٹو بائی ٹائم ان یو نو وین، یہ سائلو ڈیسیجنس کی جو آپ بات کر رہی ہاں ہیں. جب یو نو وین دا گوئنگ گیٹس ٹف اینڈ رف، تو اس وقت آپ کو ٹائم چاہیے تھوڑا سا سوچنے کے لیے، ٹھنڈا ہو کے ایک فیصلہ کرنے کے لیے. یہ جو ساری سنرجی کی باتیں ہیں اس نیوکلیئر انوائرمنٹ میں ضروری ہے سنرجی، بٹ میرا آرگیومنٹ ہے کہ سنرجی آلریڈی تھی، یہ نہیں تھا کہ جی ایئر فورس آپ کی کہیں اور جا رہی ہے، نیوی آپ کی کہیں اور جا رہی ہے، کسی اور بات پہ کر رہے ہیں. اب خود دیکھ لیں نا، یہ جب ہوا جب وہ ہوا پلوامہ بالا کوٹ، جی رائٹ، تو ایئر فورس نے رسپونڈ کیا نہیں کیا؟ بالکل. کیا نا، وہ آئے، انہوں نے اکراس بیونڈ ویژول رینج بالا کوٹ پہ میزائلز پھینکے، آپ نے رسپانس، آپ کے جہاز گئے اور جہاں اسپیسیفک ٹارگیٹس ہیں ان پہ کر کے پل بیک، رائٹ. آپ کی ایئر فورس کھڑی تھی، ایک جہاز انڈین جو ہے مار گرایا، ابھی نندن. ابھی نندن، یو نو جو جو اس کی ریڈار جیمنگ وغیرہ ہوئی نا، تو ویئر از دا گیپ؟ ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو 4 دن کا The کانفلکٹ gap تھا، was the leader. وہ جو ان کو اب ملا ہے، اور یہ بیسکلی PMLN, People's Party all say that we didn't have anyone like the field marshal. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب تو آپ کوئی بھی آرگومنٹ ہے نا، ایک کمزور پولیٹیکل گورنمنٹ جسٹیفائی کر سکتی ہے نا، اور کیا کہہ سکتی ہے. اس موضوع پہ بات کریں گے. پہلا پارٹ اس ایپیسوڈ کا اپنے اختتام کو پہنچا. آئی ہوپ یو لائکڈ اٹ. دوسرے پارٹ کے اندر ہم بات کریں گے ISF کے اوپر، جو غازہ کا انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے، انڈیا کو لے کر، اور جو پولیٹیکل ڈائنامکس کی طرف عائشہ نے اشارہ کیا ہے. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ عائشہ کے ساتھ. تب تک کے لیے ٹیک کیئر.